गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बड़े भाई साहब पाठ को पढ़ रहे हैं और हम दो पाठ पढ़ चुके हैं बड़े भाई साहब का, जिसमें हमने पहले में पढ़ा था दोनों भाइयों में स्वभाव में कितना अंतर है। एक अध्ययनशील है, एक का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। काफी चीजें हमने देखी थी। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट पढ़ा था, उसमें बड़े भाई किस तरह से छोटे भाई को समझाते हैं और किस तरह से बड़े भाई फेल हो जाते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी। वो सब हमने देखा है। और उसके बाद बड़े भाई साहब उस चीज को भाग जाते हैं कि छोटा भाई ये जो उस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है कि पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है, तो वो उस चीज को लेकर बहुत समझाते हैं। कई प्रकार के ज्योमेट्री के उदाहरण देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं भाग 3 में क्या होता है। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। बड़े भाई जो उपदेश दे रहे थे वो लगातार दिए जा रहे थे। स्कूल का समय हो गया था, इसलिए बड़े भाई साहब की उपदेश माला यानी उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। निस्वाद यानी किसी प्रकार का उसमें स्वाद नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मन उनका, जब हमारा भी मन दुखी होता है तो हमको भी खाना इतना स्वादिष्ट नहीं लगता है। ऐसे ही लेखक का भी मन अच्छा नहीं है तो उनको भी खाना अच्छा नहीं लगा है। निस्वाद यानी किसी प्रकार का स्वाद नहीं आना। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है, तिरस्कार यानी अपमान। लेखक सोचते हैं कि जब पास हो गए उसके बाद भी बड़े भाई साहब की इतनी डांट फटकार लग रही है, तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। अगर मैं फेल हो जाता तो शायद मेरे प्राण ही ले लेते। पास होने के बाद भी मेरे को इतना तिरस्कार और अपमान बड़े भाई की ओर से मिल रहा है। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया था। बड़े भाई ने पहले से बता रखा था कि पढ़ाई कितनी कठिन है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कोई पास होता है। तो वह चित्र लेखक के सामने था कि वास्तव में पढ़ाई बहुत कठिन होती है, तो उससे वो भयभीत थे। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। ताज्जुब यानी आश्चर्य। लेखक कहते हैं कि इतना डरा दिया था बड़े भाई साहब ने कि घर स्कूल छोड़कर घर जाने की इच्छा थी, किंतु यही बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना बड़े भाई के द्वारा भयभीत करने के बाद, इतना पढ़ाई के बारे में बताने के बाद भी मैं हॉस्टल छोड़कर नहीं गया। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि, अरुचि यानी मन नहीं लगना, जो कि त्यों बनी रही। लेखक का मन पढ़ाई में नहीं लगता था और वही हुआ कि उनको काफी समझाया बड़े भाई ने, किंतु फिर भी उनकी रुचि जो थी वो उत्पन्न नहीं कर पाए। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। फिर भी लेखक जो खेल कूद का जो अवसर था वो एक भी हाथ से नहीं जाने देते थे। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए, यानी जो कार्य मिलता था स्कूल द्वारा वो पूरा कार्य हो जाना चाहिए। उसके आगे पीछे का या अधिक लेखक कभी भी नहीं करते थे, बस इतना ही करते थे। शिक्षक द्वारा जो कार्य दिया जाता था वह कार्य रोज का रोज वो पूरा समय पर कर लेते थे और दर्जे में जलील न होना पड़े। जलील यानी अपमानित। कक्षा में उनको कोई किसी के सामने उनको अपमानित नहीं होना पड़े, इसलिए वो रोज का कार्य रोज कर लेते थे। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। मगर लेखक को विश्वास था कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा, मुझे मेरे ऊपर विश्वास है क्योंकि मैं रोज का कार्य रोज कर लेता हूँ। किंतु बड़े भाई साहब ने जिस तरह से पढ़ाई के बारे में उनको बताया है, अवगत कराया, उससे उनके मन में वापस जो विश्वास पैदा हुआ था वह विश्वास लुप्त, लुप्त यानी गायब, गायब हो गया। और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। चोरों का सा जीवन मुहावरा है। चोरों का सा जीवन यानी छिपकर जीवन जीना, यानी कि सामने आने में वो संकोच करते थे। बड़े भाई के पास कम जाना पसंद करते थे, उनसे नजरें चुराना कि बड़े भाई सब कहीं देख नहीं जाए। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, सालाना यानी साल भर में वापिस से परीक्षा हुई और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। फिर परीक्षा हुई दूसरी बार, जिसमें बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए दूसरी बार और लेखक फिर से पास हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। अव्वल यानी प्रथम, दर्जे यानी कक्षा में, उनके कक्षा में वो प्रथम आए।
मुझे खुद अचरज अचरज यानी आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक यानी जी जान से परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, भोर यानी प्रातः काल उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा मुद्रा यानी चेहरा कांतिहीन यानी जो चमक है वो चली गई थी, उनकी हो गई थी। मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। बड़े भाई साहब को रोना आ गया क्योंकि बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी वो सेकंड बार फेल हो चुके थे और लेखक जो है कम परिश्रम करके भी पास हो गए थे। मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। भाई एक बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई पास हो गया है, तो एक फेल और एक पास तो कैसे खुशी बन सकती है वहां पर। तो वही हालत लेखक की हुई। लेखक की खुशी जो थी वो आधी रह गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता। यानी कि हम बड़े खुश होते हैं यदि हम दुखी हैं और सामने वाला कोई और भी दुखी होता है, तो ये मानव स्वभाव है। उसी प्रकार लेखक सोच रहे हैं कि वो फेल हुए, मैं भी फेल हो जाता तो शायद बड़े भाई साहब को इतना दुख नहीं होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले, विधि किस्मत विधाता की बात को कौन टाले। जो लिखा था वही हुआ। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे कहाँ अंतर था, कितने का था, 3 दर्जे का अंतर था। अब कितना रह गया, 1 दर्जे का अंतर रह गया। यानी कि वो 2 साल का लगातार फेल हुए जिसके कारण अब 1 ही दर्जे का अंतर रह गया, यानी 1 कक्षा का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल कुटिल यानी बुरी भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। उनके मन में 1 सेकंड के लिए ऐसा आया, बड़े भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो कितना सजल अच्छा आंखों हो, से यानी फिर उनकी आंखों में तो हम आंसू दोनों एक ही भर कक्षा में आए। आ जाएंगे। ऐसा लेखक के मन में एक क्षण के लिए विचार आए। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीयत यानी डांटना कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। बलपूर्वक यानी दिमाग से तुरंत इस विचार को शक्ति के साथ निकाल दिया। नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं, मुझे उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। लेखक के मन में आया, आखिर मुझे जितना डांटते हैं वो हित यानी मेरे भले के लिए ही मुझे बड़े भाई साहब डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय प्रिय लगता है। अवश्य लेखक कह रहे हैं, हाँ मुझे इस वक्त ऐसा जरूर लगता है जब भी वो डांटते हैं कि अच्छा नहीं है, किंतु वो मेरे लिए ही अच्छा है। वो मुझे डांटते हैं, मेरा हित सोचते हैं, मेरा लाभ सोचते हैं, मेरी भलाई सोचते हैं। ऐसा लेखक के मन में विचार आया। अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है। लेखक कह रहे, यदि मुझे इतनी तरह से नहीं डांटा जाता, इतनी तरह से नहीं समझाया जाता तो शायद मैं पास नहीं होता। ये उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं पास हो गया। मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब कि ये बड़े भाई साहब के उपदेश का ही असर है कि मैं दनादन दनादन यानी फटाफट तुरंत तुरंत मैं पास होता जा रहा हूँ। तो ये सब बड़े भाई साहब की वजह से ही हो रहा है। अब देखो 2 साल हो गए हैं बड़े भाई को फेल होते होते बेचारे। 2 साल काफी मेहनत करने के बाद भी, किताब का एक एक अक्षर पढ़ने के बाद भी वो लगातार फेल हो रहे हैं। और लेखक है जो कम परिश्रम के बाद भी पास हो रहे हैं। आप दोनों भाइयों में किस तरह से यहाँ पर दोनों भाइयों के स्वभाव में एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। अब बड़े भाई साहब के स्वभाव में क्या परिवर्तन आ जाता है, देखते। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। अब बड़े भाई साहब थे जो नरम पड़ गए थे, ठंडे पड़ गए थे। अब वो बात बात पर नहीं डांटते थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। धीरज यानी धैर्य से उन्होंने बहुत शांति से काम लिया। बहुत से बार ऐसे अवसर आते थे कि लेखक की डांट पड़ना निश्चित थी, किंतु फिर भी बड़े भाई साहब ने वहां पर धीरज से काम लिया और लेखक को नहीं डांटा। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। लेखक को ऐसा लग रहा है कि अब बड़े भाई साहब को शायद ये लगता है कि वो अपने डांटने का अधिकार
खो चुके हैं, क्योंकि वो 2 साल से लगातार फेल हो रहे हैं। मेरी स्वच्छंदता यानी आजादी भी बढ़ी और लेखक जो थे वो काफी अच्छे से फ्री हो गए थे। उनको किसी प्रकार की बड़े भाई की चिंता नहीं थी कि वो उनको डांटेंगे, इसलिए वो भी आजाद रहने लगे। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। सहिष्णुता यानी कि सहन शक्ति। लेखक जो है अब बड़े भाई साहब की जो सहिष्णुता है यानी सहनशीलता है, उसका अनुचित यानी उचित नहीं, ज्यादा लाभ उठाने लगा। अनुचित यानी गलत लाभ उठाने लगे। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। लेखक को ऐसा लगा कि बस अपनी किस्मत बलवान है, हम पढ़े या ना पढ़े मगर मैं जरूर पास हो जाऊंगा। मेरी तकदीर बलवान है, तकदीर यानी किस्मत बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कन कोए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कन कोए यानी पतंगबाजी करना, उसका बहुत ज्यादा लेखक को शौक हो गया और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। ये समय जो था वो सारा कहाँ पर भेंट होता था, चढ़ता, बेटे में चढ़ना, सारा समय पतंगबाजी में ही चला जाता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब, अदब यानी आदर करता था और उनकी नजर बचाकर कन कोए उड़ाता था। कन कोए यानी पतंग, मांझा देना यानी जो पतंग में जो डोर होती है उसको मांझा कहते हैं। कन्ने बांधना, पतंग को बांधने को कन्ने बांधना कहते हैं। पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से ही हल की जाती थी। बड़े भाई को पता नहीं होने देना और सारे काम लेखक चुपके चुपके कर लेते थे। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज, लिहाज यानी इज्जत, मेरी नजरों में अब कम हो गया है। वो ये बताना नहीं चाहते थे लेखक कि अब मेरी नजरों में जो सम्मान है वह अब उनका कम हो गया है। ठीक है, उनका बिहेवियर पूरा चेंज हो गया है। यहाँ पर देखिए छोटे भाई का जो कैरेक्टर है वो पूरा चेंज होकर सामने आया है। आप यहाँ तक इसको पढ़िए, समझिए। हम अगला भाग कल पढ़ेंगे। बाय।